हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता की बात करने वाले हैं कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। और प्रबलता क्या होती है, मान लो अभी तक तुमने क्या पढ़ा है, तुमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है अम्ल एवं क्षारक किसे कहते हैं। उसके बाद तुमने अम्ल व क्षारक की क्या पढ़ी थी, उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़े हैं। और उसके बाद लिटमस पेपर से तुम अम्ल को कैसे पहचानोगे या क्षार को कैसे पहचानोगे वाली बात भी तुमने पढ़ ली है। लेकिन मैं तुम्हारे सामने दो अम्ल ला के रख दूँ और दोनों अम्लों में मैं ये बताऊँ कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा प्रबल है, तो आप कैसे बताओगे, तो उस चीज़ में आप फंस जाओगे। तो उसके लिए जो है एक यूनिवर्सल क्या बनाया, यूनिवर्सल सूचक बनाया, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया, ठीक है, सार्वभौमिक सूचक। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ, ठीक है। तो आज हम सारी बातें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, पीएच वैल्यू भी आज हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। तो देखो, अम्ल एवं क्षारक के विलयन में कितने प्रबल होते हैं। तो देखो, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। मान लो कोई अम्ल है और उसमें H+ आयन की संख्या जो है ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और कोई क्षार है और उसमें OH- आयन की जो संख्या है वो ज़्यादा है तो वो प्रबल क्षार होगा। मान लो ये संख्या कम होती तो क्या होता, वीक एसिड होता या वीक बेस होता। मान लो H+ आयन की संख्या क्या है, कम है, तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस। और OH- की संख्या कम है तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, अगर H+ आयन की संख्या कम है तो वो एसिड होगा, अगर OH- आयन की संख्या है तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिख भी रखा, इसकी संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्लीय क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर पर ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी अम्लीय क्षारक की प्रबलता हम किस पर ज्ञात कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पर ज्ञात कर सकते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हुआ, अब मान लो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे तुम्हारे पास अम्ल हैं, ठीक है। अब अम्ल तुम्हारे पास है, अम्ल जो है, अब तुम्हें यूनिवर्सल क्या मिलेगा, इंडिकेटर्स। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, जब तुम इस पर चेक करोगे तो ये हाइड्रोजन की सांद्रता जो है उसे अलग अलग रंगों से दिखाएगा। अगर कम है तो उसे अलग रंग से दिखाएगा, उससे ज़्यादा है, मान लो 2, कोई नंबर में नंबर दूं तो 2 है तो इसे अलग रंग से दिखाएगा, और 3 है तो इसे अलग रंग से दिखाएगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब ये जो है ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अनेक सूचक जो होते हैं इंडिकेटर जो है ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। उसके बाद ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंग से दिखाता है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि मान लो अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो उसे अलग रंग से दिखाएगा, उससे ज़्यादा है तो उसे अलग रंग से दिखाएगा, उससे और ज़्यादा है तो उसे अलग रंग से दिखाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अभी तक मैंने दो बातें बताई हैं कि अगर H+ आयन की किसी अम्लीय क्षारक की जो प्रबलता है वो H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर डिपेंड करती है। अगर संख्या ज़्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, OH- की संख्या ज़्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। उसके बाद पीएच स्केल क्या है। अब देखो पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का पैमाना पीएच स्केल है, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का पैमाना पीएच स्केल है। इस शब्द में पी का अर्थ है, पी जर्मन भाषा में पुसांस, पोटेंस कहते हैं इसे इंग्लिश में, जिसका हिंदी अर्थ है शक्ति, ठीक है। इसमें जो पीएच ये पी है इसका जो है जर्मन भाषा में हिंदी अर्थ पुसांस, ठीक है, और जिसका हिंदी अर्थ शक्ति है, ठीक है। पी का जो अर्थ है जर्मन भाषा में पुसांस, और पुसांस का मतलब है शक्ति, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब पीएच वैल्यू जो है वो तुम तो नहीं जानते होगे, लेकिन जानते भी हो। पीएच जो है वो एक पैमाना बनाया गया है, ठीक है। वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, ठीक है। और 7 पे जो है उदासीन होता है कोई भी पदार्थ, और 14 पे जो होता है वो अधिक क्षारीय होता है, और 7 से नीचे जितनी वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं, ठीक है। तो
पीएच वैल्यू को पढ़ते हैं अब और ढंग से। इसे मिटा दूं पहले मैं, उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने मिटाने के बाद और ये डिटेल्स और लिख ली हैं टाइम कंज्यूम होने की वजह से। तो देखो पीएच की बात कर रहे थे, इस पीएच स्केल में 0 अधिक अम्लता, 0 जो है ये 14 तक होगा, यानी 14 0 से 14 तक, और जो 0 होगा वो अधिक अम्लीय, ठीक है। और 7 जो होगा वो होगा उदासीन। क्या होगा? उदासीन, ठीक। 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, अधिक 14 अधिक क्षारीय तक ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, क्योंकि 7 से जब पीछे को आओगे 6 5 4 3 तो ऐसी अम्लता बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही H+ का मान बढ़ेगा तो अम्लता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। जैसे ही H+ का मान बढ़ेगा वैसे ही अम्लता क्या होगी? बढ़ेगी। उसके बाद देखो किसी उदासीन विलयन के, ये हो गया बात। H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। क्योंकि पीएच मान कम क्यों होगा? क्योंकि 7 से नीचे को आएंगे तो पीएच मान कम होगा। जैसे 6 और 5 को देखो, 5 और 6 में कौन ज़्यादा अम्लीय होगा? 5 वाला, ठीक है। और 5 और 4 में 4 वाला। वैसे नीचे को 3 वाला ज़्यादा अम्लीय है 4 वाले से भी, और 3 वाले से 2 वाला ज़्यादा अम्लीय है, ठीक है। उसके बाद प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या है? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल, जो अधिक संख्या में H+ आयन दे सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। जबकि जो कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले होते हैं वो होते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। जो ज़्यादा H+ आयन देते हैं या उत्पन्न करते हैं वो प्रबल अम्ल, और जो कम करते हैं वो दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, 0 से 14 तक नंबर होते हैं। 0 पे अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। और 14 पे अधिक क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय, ठीक। और जो 7 पे होता है वो होता है उदासीन। 7 पे जो होता है वो क्या होता है? उदासीन, ठीक। और उसके बाद जैसे तुम इधर को आओगे 5 6 4 3 2 1, तो ये जो है इधर को अम्लता बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही इधर को जाओगे 8 9 10 11, इधर को क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच के बहुत सारे हैं, आप अपनी किताब से पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, ठीक है। इन 3 को पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, तब आपको पता चलेगा कि पीएच का क्या महत्व है। तो जीवित प्राणी केवल एक निश्चित परास में ही जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और जैसे उदाहरण में मनुष्य को देख लो, 7 से 7.8 पीएच के बीच ही रह सकता है, यानी कि 7 से 7.8 के बीच ही रह सकता है। अगर इस चीज़ का परास घटाओगे या बढ़ाओगे तो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा के जल का जब पीएच मान 5.6 पीएच से जब कम हो जाता है तो वो कैसी वर्षा कहलाती है? तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। कैसी? अम्लीय वर्षा। और ये जब नदियों में रहने वाले बहुत से जीवों के लिए जीवन को मुश्किल बनाने वाला है, ठीक है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो जो ये पानी नदियों में जाता है, और नदियों में जब जो जीव होते हैं उनके लिए उनका जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मर भी जाते हैं। उसके बाद तीसरा, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है, जो दांत हैं और वहाँ का मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगी तो दांत जो है अपने आप ही गिरने लगेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखो, इसलिए दांतों की सफाई के लिए क्षारीय दंतमंजन का उपयोग किया जाता है। जैसे ही अम्ल में क्षार जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये रिएक्शन आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमने पहला चैप्टर वाला ख़त्म कर लिया है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाला। उसके जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्नावली अभ्यास है, हम उसे सोल्व करेंगे अब, ठीक है। तो अगली वीडियो उसी के ऊपर आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।